मेरे 40 साल के बड़े देवर बिना शादी के थे। किसी काम के सिलसिले में वे शहर में हमारे घर आए थे। वे देखने में बहुत सुंदर थे। जब वे हमारे घर आए उस समय मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही थी। मुझे चाहिए खुशी मेरे पति नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह देवर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 2 चीज़ों का ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने तब मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक वे अपना अनुभव मुझे देते रहे। उन्होंने तो मेरी पूरी आज जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं बल्कि देवर थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो देवर थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरे पति मुझे देखें। लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था उसका आनंद देवर लेने लगे थे। वे तो मुझे अलग ही नज़र से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, भाभी कहाँ जा रही हो? मुझे पानी भी नहीं दोगी क्या? उनके सामने उन छोटे कपड़ियों में मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने भैया से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने भाई साहब को चाय और पानी दिया। वह अभी भी मुझे उसी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाभी आज क्या ख़ास है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, सच तो यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, आप आए यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख लिया था तो उन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से समय नहीं दे पाते, इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए। ये मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। भाई साहब के साथ बात कर ही रही थी कि महेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि आज वह 2 घंटे पहले घर आएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया। अगर वह समय पर घर होता तो भाई साहब को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भाई साहब को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे, उसे पता था कि मैं गुस्से से लाल हो गई थी। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब अब 1 महीने तक हमारे ही घर में रुकने वाले थे। अनिकेत भाई साहब महेश के मामा के बेटे थे। वे महेश से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थीं और मैं किचन में खाना बनाने चली गई। रात को जल्दी खाना निपटा कर मैंने जल्दी से किचन भी साफ़ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया, क्योंकि जो बेड मैंने प्रेम के पल बिताने के लिए सजाया था, उस बिस्तर पर महेश को ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते देखा। सजाए हुए बिस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे बीवी से ज़्यादा नींद क्यों प्यारी थी? उस समय गुस्से में मैं कमरे में न जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से बड़बड़ कर रही थी और मुझे का भी ध्यान नहीं था। कुछ समय से भाऊजी मेरे बगल में आकर बैठे थे। उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं था। जब भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि पहले ही मैं अपने विचारों में डूबी हुई थी। भाई साहब के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंका हुआ देखकर वे बोले, भाभी क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले बड़बड़ा हुए क्यों बैठी हो? तब मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहाँ मैंने उन्हें वह सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। भाई साहब बोले, अरे वाह भाभी, तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, भाई साहब मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मेरा गुस्सा क्यों है, ये आपको समझ में नहीं आया लगता है? तब भाई साहब बोले, भाभी तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। निश्चित ही वह बिस्तर तुमने महेश के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन महेश अब वहाँ ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहा है। भाई साहब बोले, भाभी सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। महेश बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, शायद उसे तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था, लेकिन देखो किस्मत का खेल। महेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम्हारे जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की मिली। भैया जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की। यह सुनकर मैं पल भर के लिए अपना गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कई महीनों से मैंने महेश के मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में पत्नी होती है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुद का परिवार भी है। बात करते करते मैंने भैया जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली। तब भैया जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, भाभी तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना,
तुम जो भी चाहती हो वह मुझसे साझा कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूं, मैं महेश को भी समझा दूंगा। भैया जी से बात करके मुझे अच्छा लगा, मन हल्का हुआ तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं महेश की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन रोज़ की तरह महेश टिफ़िन लेकर अपने काम पर निकल गया। भैया जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर 12 बजे ऑफिस जाना है। भैया जी 40 साल के थे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वे हैंडसम थे। उस दिन भैया जी नहाकर बाहर आए। वे केवल तौलिया लपेटे हुए हॉल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। भाई साहब 40 साल के होने के बावजूद उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वे मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वे सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसे देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता देखकर वे वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वे पूरे कपड़े पहनकर बाहर आए। कल जब वे घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे बोरियत हो गई थी, लेकिन अब वे मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। उस दिन भाई साहब ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया सूझा। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वे बोले, भाभी कल मैंने जल आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात में थोड़ी देर से घर आऊँगा। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। तुम अपने पति के साथ समय बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। भाई साहब ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया सुझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने महेश को फ़ोन किया। शायद वह काम में व्यस्त था, क्योंकि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वह जल्दी घर आएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम हो गई, लेकिन महेश ने पूरे दिन में मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वह जल्दी घर आएगा। वह जल्दी घर आया। यह देखकर मैं खुश हो गई कि वह मेरे लिए जल्दी आया, लेकिन आते ही महेश मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उसमें ज़बरदस्ती करने या किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का दिन महेश के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसका थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं हॉल में टीवी देख रही थी। रात के 10 बजने वाले थे। भैया जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाज़ा खुला और वे अंदर आए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वे अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। भाई साहब का ऑफिस का समय दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक था। वे सुबह के काम में मेरी मदद करते थे। वे जिस तरह से मेरी मदद करते थे, वैसी मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। भाई साहब के साथ जो भी लड़की शादी करेगी वह बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट थे। मुझे अब तक उनका वह परफेक्शन दिखा था। उस दिन रात को मैं हमारे कमरे में महेश के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट में धोने के लिए निकाल रही थी, तब मुझे उसकी पैंट की जेब में पुणे का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? तब उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे पुणे जाना है। ऑन फीस से मुझे यह टिकट मिला है। ऑन फीस में पार्टी का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं पुणे जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि महेश मुझे भी साथ ले जाएगा। मैंने उससे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है? तब उसने कहा, हमें पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलोगे ना? काजल, पार्टी ऑन फीस के कर्मचारियों के लिए है। वहाँ परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो। पार्टी के लिए मैं ऑन फीस के दोस्तों के साथ अकेले जा रहा हूँ। यह कहकर महेश ने पल भर में मेरी खुशी और उत्साह को कम कर दिया। अगले दिन महेश पुणे के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए पुणे गया था। उसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन पुणे के ऑफिस में उसका काम है। उसके जाने के बाद भाई साहब के साथ मैं अकेली ही घर में थी। उस दौरान भैया के ऑन फीस में भी पार्टी थी। भाई साहब मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा पति था, जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ भाई साहब मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। वे खुद मुझे अपने ऑन फीस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वे मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ अवार्ड फंक्शन था। भैया को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। अवार्ड स्वीकारते समय भी वे मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वे मुझे हर छोटी चीज़ में प्राथमिकता दे रहे थे। पार्टी से घर आते समय मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वह तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना? तब भैया ने कहा, अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। वह पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती। असल में हमें अपने परिवार को भी साथ लाना चाहिए। ये पार्टी में आने से पहले बताया जाता है। परिवार के सदस्यों के लिए भी वह पार्टी होती है।
भाई साहब ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरे ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। महेश भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूँ। मैं खुद ही कोशिश करने लगी। तब अचानक भाई साहब मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वे मेरे पास आए। वे बोले, भाभी, मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर अपने हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। उसके बाद वे कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ था। तब वे बोले, भाभी, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी बीच मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। रात भर मैं एसी के बिना सो नहीं सकता। अब सोने का क्या करें, ये तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। भाई साहब गेस्ट रूम में सोते थे। अब उन्हें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात भाई साहब मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। महेश की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों में भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे, यह मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन भैया की छुट्टी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदारी के लिए बाहर जाना था। महेश बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने की सोची तो राशन में एक चीज़ थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे थे। मैंने महेश को फ़ोन करना शुरू किया, तभी भाई साहब ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, भाभी, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भरूँ। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने भैया को सहमति दी। फिर तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले भाई साहब मुझे होटल में खाने के लिए ले गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने गए। मॉल में जो भी चीज़ मुझे पसंद आई भैया ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए 0 की खरीदारी की थी और सारे पैसे भैया ने भरे थे। महेश तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था। राशन के अलावा एक भी चीज़ अगर मैंने ज़्यादा ली तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्चे का रोना रोने लगता, लेकिन भाई साहब ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे जो चाहिए था वह दिलाया। वह उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वे मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात को मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइट ड्रेस पहना था। मुझे उस ड्रेस में देखकर भैया मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, भाभी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वे मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खिसक कर उन्हें गले लगा लिया। पूरी रात मैंने भाई साहब को गले लगाकर सोई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे सब याद आ गया। मैं तुरंत भाई साहब से दूर हो गई। उठकर मैंने अपने काम में लग गई। आज भी भैया ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं किचन में बर्तन साफ करने लगी। तभी अचानक भैया मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। भाई साहब ने अचानक मेरे पेट में चुमकी काटी। उनके स्पर्श से मैं कांप गई। तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं भैया पर गिर पड़ी। किचन में हम दोनों एक दूसरे पर थे। मेरे हाथ का झाग भाई साहब के चेहरे पर लग गया था। ये देखकर मैं हंसने लगी। मुझे हंसते देख भैया भी मुझे प्रेम भरी नज़रों से देखने लगे। उनकी नज़रों में भी बहुत प्यार था। वह कुछ बोल नहीं रहे थे। यह देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने पूछा, भाई साहब, आपने मुझे क्यों छुटकी काटी? तब उन्होंने कहा, भाभी, मैंने तुम्हारे पेट पर लाल छींट देखी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते भाई साहब ने मेरे हाथ का झाग मेरे चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे वे अपनी मर्यादा भूलने लगे। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरे दिन मेरे दिमाग में भाई साहब का ख्याल चलता रहा। वे मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वैसे भी महेश मुझे नज़रअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। उनका ध्यान और प्यार मैं क्यों ना काम। भाई साहब को क्या चाहिए था, मुझे समझ आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से महेश से जिस सुख की उम्मीद मैं लगाए बैठी थी, वह सुख शायद मुझे भाई साहब से मिलने वाला था। भाई साहब महेश से उम्र में बड़े थे, महेश से ज़्यादा स्मार्ट और देखने में भी अच्छे थे। निश्चय ही वे 2 बातें ज़्यादा जानते होंगे कि किसी औरत को कैसे खुश रखना है। रात को भी महेश के घर न आने की संभावना थी, लेकिन वह रात को 8 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइट ड्रेस पहना था। महेश ने वह ड्रेस मेरे ऊपर देखते ही पूछा, 2 दिन में यह ड्रेस कहाँ से लाई? मैंने उसे यह नहीं बताया था कि वह ड्रेस भाई साहब ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने यह ड्रेस खरीदी है। महेश मुझे संदेहपूर्ण नज़रों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नज़रों की और उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में सोचकर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह भाई साहब को थी।
वे मेरी भावनाओं का सच्चा सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वे ही मुझे फूल की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले माली के आसपास बिखरने चाहिए, यह मुझे समझ में आ गया था। उस दिन मैं महेश से थोड़ी दूर थी। अगले दिन महेश और भाई साहब अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय हो या घर में झाड़ू लगाते समय मेरे दिमाग में भाई साहब के ही ख्याल आ रहे थे कि भाई साहब के पास जाकर मैं महेश को धोखा दूंगी। ऐसा मुझे लग रहा था। उस समय मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने भाई साहब और महेश को एक संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और मैं अपने कमरे में थी। संदेश भेजने के 20 मिनट बाद भाऊजी घर आ गए। घर में आते ही वे मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वे मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे प्रति चिंता दिखाई दे रही थी। वे मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर भाऊजी बोले, भाभी तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। यह संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ, यह मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हारे और महेश के प्यार का अंतर देख रही थी। मेरी इस परीक्षा में आज तुम पास हो गए हो। भाई साहब ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी 40 साल की तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी महेश कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने मेरे पास आकर भाई साहब को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, काजल ये सब क्या चल रहा है? तुम अपने बड़े देवर के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं आया मुझे। तुम्हारा ख्याल जब तुम अपनी स्वीटी के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब हुई, ये मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आते, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और भैया का सेल्फी वाला फ़ोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। मेरी नज़र के पीछे तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो मेरा और भाई साहब का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। काजल, कुछ भी बकवास मत करो। कौन स्वीटी महेश का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी उस प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए एक पतिव्रता के रूप में उस घर में रुकी थी। मैंने उससे कहा कि महेश, तुम और कितने झूठ बोलोगे? ऑन फीस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज़ मांगी तो उसके पीछे खर्च का रोना रोते हो। ऐसे मेरे पति की सच्चाई जानते हुए भी मैं उसके प्यार के लिए इस घर में रुकी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कैंडल लाइट डिनर तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे भाई साहब ने समय पर तुम्हारा सारा सच बताया। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने जीवन का कुछ बुरा कर बैठती। उस सारी कठिन परिस्थिति से भाऊजी ने मुझे संभाला। और हाँ, तुम जिस शक की नज़र से हमें देख रहे हो वह नज़र एक बार हटा लो। भाई साहब और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर यह नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वह भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ साथ कैसे देख सकती हूँ महेश? तब मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। मैं अपनी बैग उठाकर अपने मायके जा रही थी। अब आगे मैं कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी। महेश को उसकी गलती उसकी ही भाषा में समझा दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी स्वीटी के पीछे नहीं जाएगा। वह मेरे साथ वफादार रहेगा। अनिकेत भाई साहब ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उनका भी विवाह हो चुका था। उनकी 10 साल की बेटी भी थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी पत्नी ने उन्हें इस तरह धोखा दिया था। गृहस्थ का महत्व उन्हें अच्छे से पता था। उनकी गृहस्थी बचाने के लिए कोई उनकी मदद नहीं कर सका था, लेकिन उन्होंने मेरी गृहस्थ बचाने में बहुत मदद की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ खो दी थी। वह थी उनकी गृहस्थी। उन्हें उसकी कद्र थी। जिसने जो खोया हो उसे उसकी कीमत पता होती है। आज भाऊजी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकी थी। आजकल हर दूसरा पुरुष या स्त्री अपना अच्छा खासा परिवार चलाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं है, इसे समझे। बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह संभाल नहीं सकता। वह केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा होता है। ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं।
ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना उसके पति को आज़ादी देने जैसा होता है। इसलिए परिस्थिति से भागने की बजाय परिस्थिति का सामना कर जीतना चाहिए। पति चाहे कितने भी गलत रास्ते पर चले जाएं, एक पत्नी ही है जो उसे सही और सीधा रास्ता दिखा सकती है। ये हर स्त्री को समझना चाहिए। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।